गर्मी की छुट्टियों का वह मौसम आज भी मेरे दिमाग में ऐसे जिंदा है जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर में फंसी आवाज बार बार खुद को दोहराती हो। हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने ननिहाल जाने के लिए उतना ही उत्साहित था, लेकिन इस बार भीतर कहीं एक अनजाना खिंचाव भी था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे बुला रहा हो। चंद्रपुरा नाम जितना साधारण था, जगह उतनी ही रहस्यमयी। पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ यह गांव किसी नक्शे पर भले छोटा लगे, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो शहर के शोर से कहीं ज्यादा भारी पड़ता था। वहां की हवा में एक अजीब ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। वह ठंडक जैसे यादों की थी, उन कहानियों की थी जो गांव के हर कोने में सांस लेती थी। बचपन में जब भी मैं यहां आता था तो नानी मुझे शाम होते ही घर के अंदर बुला लेती थी और कहती थी, अंधेरा होते ही बाहर मत घूमना, यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रात को जागती है। उस समय मैं हंसकर टाल देता था, लेकिन अब जब मैं बड़ा हो चुका था, उन बातों का मतलब समझने की कोशिश करता था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गांव के बाहर एक जगह थी, अंधेरी घाटी। नाम सुनते ही दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी। यह कोई साधारण घाटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इलाका था जिसे गांव के लोग न सिर्फ टालते थे, बल्कि उसके नाम तक से बचते थे। बचपन से मैंने इसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ कहते थे कि वहां पुराने समय में कोई तांत्रिक साधना करता था, कुछ कहते थे कि वहां किसी अधूरी आत्मा का वास है, और कुछ तो यह भी कहते थे कि वहां समय खुद धीमा पड़ जाता है। लेकिन एक बात हर कहानी में सामान थी, जो भी वहां गया वह या तो कभी वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखना नहीं चाहिए। इन कहानियों को सुनते हुए मैं हमेशा डर और जिज्ञासा के बीच झूलता रहता था। डर कहता था कि उस जगह से दूर रहो, लेकिन जिज्ञासा हो तो जैसे मेरे अंदर एक चिंगारी की तरह जलती रहती थी। उस दिन दोपहर असामान्य रूप से शांत थी। सूरज आसमान में ऐसे टंगा था जैसे किसी ने उसे कील से ठोक दिया हो। हवा बिल्कुल थम चुकी थी, पेड़ों के पत्ते तक हिलने से इनकार कर रहे थे, और पूरा गांव एक अजीब सी नींद में डूबा हुआ था। घर के अंदर भी सन्नाटा था। नानी सो रही थी, मामा खेत पर गए हुए थे, और बाकी सब लोग भी दोपहर की गर्मी से बचने के लिए अपने अपने कमरों में बंद थे। ऐसे में मेरा और मेरे छोटे भाई रोहित का बाहर निकलना किसी चोरी से कम नहीं था। रोहित मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन शरारतों में मुझसे कहीं आगे। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे हर पल कुछ नया खोज लेने की इच्छा। हम दोनों चुपचाप घर से निकले और खेतों की तरफ चल पड़े, बिना ये सोचे कि हम कहां जा रहे हैं या हमें कहां नहीं जाना चाहिए। खेतों के उस पार जाते जाते हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। मिट्टी सूखी थी, दरारों से भरी हुई, जैसे धरती खुद प्यास से तड़प रही हो। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, और जो रास्ता शुरू में साफ दिख रहा था वो धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था। रोहित कभी आगे भागता, कभी पीछे आता, और हर बार मुझसे चिढ़ाता, भैया पकड़ के दिखाओ। उसकी हंसी उस सन्नाटे में गूंजती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो हंसी भी मुझे उस दिन थोड़ी अजीब लगी थी, जैसे उसमें कोई अनजाना खालीपन हो। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि रोहित की आवाज अचानक बंद हो गई है। पहले तो मुझे लगा कि वो कहीं छिपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उसकी आदत थी। मैंने हंसते हुए उसका नाम पुकारा, रोहित निकल आ, मैं जानता हूं तू यहीं कहीं छिपा है। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो खामोशी इतनी भारी थी कि मेरे अपने शब्द उसमें डूबते हुए महसूस हुए। मैंने फिर आवाज लगाई, इस बार थोड़ा जोर से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं।
अब दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी। मैं इधर उधर देखने लगा, खेतों के बीच, झाड़ियों के पीछे, लेकिन रोहित कहीं नजर नहीं आया। मजाक अब डर में बदल चुका था। मैं तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा, हर जगह उसे ढूंढने लगा, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता गया उतना ही मुझे एहसास होता गया कि मैं खुद भी रास्ता भूल चुका हूं। अब मुझे यह भी याद नहीं था कि गांव किस दिशा में है। सूरज अभी भी सिर के ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी अब मदद करने के बजाय आंखों को चुभ रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी वीरानी थी, ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं, जैसे ये जगह दुनिया से कट चुकी हो। मेरे कदम धीमे पड़ने लगे और हर कदम के साथ एक अजीब सा डर मेरे अंदर फैलने लगा, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रही हो। तभी मेरी नजर दूर एक संरचना पर पड़ी। पहले तो वो धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया वो साफ होती गई। ये एक पुराना मंदिर था, या यूं कहे कि उसके खंडहर बचे थे। दीवारें टूटी हुई थी, छत आधी गिर चुकी थी और चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। ये मंदिर इस सुनसान इलाके में कैसे था, ये सवाल मेरे दिमाग में कौंधा। लेकिन उससे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वहां से हल्की हल्की घंटियों की आवाज आ रही थी। ये असंभव था, क्योंकि वहां कोई होना नहीं चाहिए था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे मेरा दिमाग मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन फिर वही जिज्ञासा, वही खिंचाव जिसने मुझे बचपन से परेशान किया था, उसने मेरे कदम आगे बढ़ा दिए। मैं धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहां की ठंडक ने मुझे घेर लिया। बाहर की गर्मी के मुकाबले यह जगह अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, जैसे यहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं हो। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ जगहों से टूटी छत के जरिए हल्की रोशनी आ रही थी, जो जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। और उसी रोशनी के बीच वह खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी। वह मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, जैसे वह इस जगह का हिस्सा हो, या शायद यह जगह उसी की हो। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। वह भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। वह हिंदी नहीं थी, संस्कृत भी नहीं, कुछ और थी, कुछ पुरानी, कुछ ऐसी जो सुनने में ही अजीब लगती थी। उसकी आवाज एक लय में चल रही थी, जैसे कोई मंत्र हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुरदराहट थी, जैसे हर शब्द के साथ हवा भी कांप रही हो। मैं वहीं जम गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी, भाग जा, अभी भाग जा। लेकिन दूसरी आवाज, जो शायद मेरी जिज्ञासा थी, मुझे वही रोके हुए थी। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। पूरा मंदिर फिर से खामोशी में डूब गया। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी तरफ देखा। मेरी सांस वहीं रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उनमें ना कोई पुतली थी, ना कोई भाव, सिर्फ एक खालीपन जो मुझे अंदर तक खींच गया। ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी और ही चीज को देख रहा हूं। कुछ ऐसा जो इंसान के रूप में बस खड़ा था। तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज गूंजती हुई थी, लेकिन उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे, जैसे आवाज कहीं और से आ रही हो, दीवारों से, हवा से, या शायद मेरे अपने दिमाग से। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की हवा और भारी होती जा रही हो।
ये जगह, उसने रुककर कहा, जीवितों के लिए नहीं है। मेरे अंदर का डर अब चरम पर था। मैं पीछे हटने लगा, धीरे धीरे। फिर अचानक मुड़ा और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, मंदिर का दरवाजा गायब था। वो जगह जहां से मैं अंदर आया था, अब वहां सिर्फ एक ठोस अंधेरी दीवार थी। मंदिर के भीतर खड़ा मैं उस पल एक ऐसे शिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जहां शरीर तो वही था, लेकिन दिमाग जैसे कहीं और भाग जाना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी अब मेरे बेहद करीब आ चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी, और उन सांसों में जो गंध थी उसने मेरे भीतर तक उलझन भर दी। वो सिर्फ बदबू नहीं थी, वो जैसे किसी पुराने सड़े हुए वक्त की महक थी, जैसे कोई चीज बहुत लंबे समय से खत्म हो चुकी हो, लेकिन फिर भी खत्म होने से इनकार कर रही हो। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी, लेकिन उन झुर्रियों में कुछ अजीब था, जैसे वे सामान्य उम्र की निशानियां नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी सड़न का नक्शा हो। उसकी आंखें, जो पूरी तरह सफेद थी, अब भी मेरी आंखों में धंसी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मुझे देख नहीं रहा, बल्कि मुझे पढ़ रहा हो, मेरी यादों तक को छू रहा हो। मंदिर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे हर सांस के साथ मैं किसी अदृश्य दलदल में और गहराई तक धंसता जा रहा हूं। तूने इस जगह को जगा दिया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज फुसफुसाहट नहीं थी। वो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे मंदिर खुद उसके शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर मुझे सुना रहा हो। मेरे गले में जैसे कांटे उगाए थे। बोलने की कोशिश करने पर भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन हो आप? यह सवाल पूछते वक्त मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी लगी, जैसे किसी और ने मेरे मुंह से बोल दिया हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में जो कुछ था उसने मेरे भीतर की आखिरी हिम्मत भी खींच ली। उसके दांत काले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन पर राख पोत दी हो, और उनके बीच कुछ अजीब सा फंसा हुआ था, शायद मांस का कोई टुकड़ा। फिर मेरा भ्रम। उसकी मुस्कान लंबी होती गई, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन, एक ठंडा मजाक, जैसे वह मेरे डर का स्वाद ले रहा हो। मैं इस घाटी का रखवाला हूं, उसने धीरे धीरे कहा, हर शब्द को ऐसे खींचते हुए जैसे वह उन्हें जी रहा हो, या कह लो कैदी। उसके इस आखिरी शब्द में एक अजीब सी टूटन थी, जैसे किसी ने उसे 1000 बार दोहराया हो, और हर बार वह थोड़ा और खोखला हो गया हो। उसके इन शब्दों ने मेरे दिमाग में एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। अगर वह रखवाला है तो कैदी कैसे? और अगर कैदी है तो उसे यहां किसने बांधा है? लेकिन उन सवालों के जवाब पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं बस उसे देख रहा था और उसके पीछे पसरे उस अंधेरे को महसूस कर रहा था, जो अब धीरे धीरे मेरे पैरों तक रेंगने लगा था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने पीछे की दीवारों की ओर इशारा किया, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को कोई पुराना रहस्य दिखाने जा रहा हो। मेरे कदम अपने आप उसकी बताई दिशा में मुड़ गए, जैसे मेरे भीतर की इच्छा अब मेरी नहीं रही। जैसे ही मेरी नजर उन दीवारों पर पड़ी, मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। वहां बने हुए निशान किसी साधारण चित्रकारी जैसे नहीं थे, बल्कि जैसे किसी ने उन्हें खरोंच खरोंच कर उकेरा हो। कुछ आकृतियां साफ इंसानों की थीं, लंबे पतले शरीर, फैले हुए हाथ और चेहरे जिनमें सिर्फ आंखें थीं, बिना किसी पुतली के, बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह। कुछ आकृतियां जानवरों जैसी थीं, लेकिन उनमें भी कुछ गड़बड़ थी। कुत्ते जिनके 2 सिर थे, पक्षी जिनके पंखों की जगह हाथ थे, और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर दिमाग उन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रख पा रहा था। और फिर कुछ आकृतियां, वे तो जैसे किसी और ही दुनिया की थी। टेढ़े मेढ़े शरीर,
असंभव कोणों पर मुड़े हुए अंग और चेहरे जो चेहरे नहीं थे बल्कि सिर्फ एक गहरा काला खालीपन थे। जितनी देर मैं उन्हें देखता गया उतना ही मुझे लगा कि वे स्थिर नहीं है, जैसे वे हल्की हल्की हिल रही हो, जैसे उनमें जान हो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं ये सोचकर कि शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन जब मैंने फिर देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वे बदल रही थी। एक आकृति जो पहले दीवार के कोने में थी अब थोड़ी और करीब आ गई थी। एक दूसरी आकृति का चेहरा अब मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मेरे शरीर में सिहरन की एक तेज लहर दौड़ गई और मैंने जल्दी से नजर हटा ली। ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखे बिना बोला, ये वो है जो यहां आए थे। उसकी आवाज में अब कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी जो सुनने में ही असहनीय थी और जो वापस नहीं गए। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। अंधेरी घाटी, लोग गायब हो जाते हैं और फिर ये आकृतियां, क्या ये सब वही लोग हैं? क्या ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी और चीज की कैद है? मेरे विचार अभी पूरी तरह बने भी नहीं थे कि अचानक मंदिर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। ये हवा बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। ये चुभती हुई ठंडक थी, जैसे बर्फ की सुइयां मेरी त्वचा में घुस रही हो। उसी के साथ ही घंटियों की आवाज तेज होने लगी। पहले वो हल्की सी गूंज थी, लेकिन अब वो एक शोर में बदल गई थी, जैसे सैकड़ों घंटियां एक साथ बज रही हो, बिना किसी ताल के, बिना किसी लय के। सिर्फ एक बेतरतीब, बेचैन कर देने वाला शोर। और तभी उस शोर के बीच मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक जानी पहचानी आवाज, भैया यहां आओ। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज रोहित की थी। मैं एकदम से चौंक गया, जैसे किसी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया हो। रोहित, मैंने जोर से पुकारा और मेरी आवाज में जो उम्मीद थी वो डर से कहीं ज्यादा तेज थी। ये असंभव था, लेकिन फिर भी वो आवाज मैंने साफ साफ सुनी थी। घंटियों का शोर कुछ पल के लिए जैसे पीछे हट गया और वो आवाज फिर से गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। भैया जल्दी आओ, मैं यहां हूं। अब मेरे दिमाग में कोई तर्क नहीं बचा था। अगर रोहित यहां है तो मुझे उसके पास जाना ही होगा, चाहे यह जगह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। वो मेरा भाई था और मैं उसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वो आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, कि यह सब बस एक डरावना सपना है जो अब खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरी कलाई पर कसकर जकड़ गया। मैंने झटके से पीछे देखा। वो बूढ़ा आदमी था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैंने जितना भी हाथ छुड़ाने की कोशिश की, वो और कसती गई। उसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी और उस स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ा दिया। मत जा, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। उसकी आवाज अब पहले से अलग थी। इसमें एक चेतावनी थी, एक ऐसा डर जो उसने खुद महसूस किया हो। वो तेरा भाई नहीं है। उसके शब्द मेरे कानों में जैसे जम गए। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। अगर वो रोहित नहीं है तो फिर वो कौन है? और अगर वह रोहित है तो यह आदमी मुझे क्यों रोक रहा है? फिर कौन है? मैंने घबराकर पूछा और मेरी आवाज में अब साफ साफ डर था। वह कुछ पल चुप रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो, या शायद यह तय कर रहा हो कि मुझे सच बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, यह घाटी लोगों को बुलाती है। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन हर शब्द जैसे भारी था और फिर उन्हें निगल जाती है। उसके इस वाक्य के साथ ही
मंदिर की हवा और भी ठंडी हो गई और घंटियों का शोर अचानक फिर से तेज हो गया, जैसे उसने किसी छिपे हुए सच को जगा दिया हो। उसके शब्द अभी मेरे दिमाग में गूंज ही रहे थे कि अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जमीन हिल रही थी। पहले हल्की हल्की कंपन हुई, जैसे कोई भारी चीज दूर कहीं गिर रही हो, लेकिन अगले ही पल वह कंपन तेज हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। उन पर बनी आकृतियां अब साफ साफ हिलती हुई नजर आने लगी, जैसे वे दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। छत से धूल और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और पूरा मंदिर एक जीवित चीज की तरह महसूस होने लगा, जैसे वह सांस ले रहा हो, जैसे वह जाग गया हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा पहले ही गायब हो चुका था और अब दीवारें भी स्थिर नहीं थी। बूढ़ा आदमी अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसकी पकड़ में भी एक घबराहट आ गई थी, जैसे उसे भी पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वह भी नहीं रोक सकता। बहुत देर हो चुकी है, उसने बुदबुदाया, और उसकी आवाज में पहली बार डर साफ झलक रहा था। और तभी एक तेज कड़कती हुई आवाज के साथ जमीन मेरे पैरों के नीचे से फट गई। सब कुछ एक पल में हुआ। जहां मैं खड़ा था वहां एक गहरी दरार बन गई और मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उस दरार के अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा, इतना घना कि उसमें झांकते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। उस अंधेरे में कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंत नहीं था, बस एक खालीपन जो जीवित था। और फिर उस अंधेरे के भीतर कुछ हिला। पहले एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में उस दरार से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वे इंसानी हाथ थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ बहुत पतले थे, जैसे सिर्फ हड्डियां बची हों। कुछ पर सड़ी हुई त्वचा लटक रही थी और कुछ पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवारों पर थे। वे हाथ हवा में तड़प रहे थे, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और फिर एक साथ वे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उस पल समय जैसे टूट गया था। मेरे सामने जमीन फटी हुई थी और उस अंधेरे से निकलते सैकड़ों हाथ अब मेरे पैरों तक पहुंच चुके थे। उनकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थी, कुछ बर्फ जैसी ठंडी, कुछ चिपचिपी, जैसे सड़ी हुई किसी चीज से लिपटी हो। मैं पीछे हटना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर वे जैसे मेरे नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो, जैसे मैं किसी दलदल में फंस चुका हूं जो बाहर से सूखा दिखता है, लेकिन भीतर सब कुछ निगल जाता है। हर सेकंड के साथ वे हाथ और ऊपर चढ़ते जा रहे थे, थकनों से पिंडलियों तक, पिंडलियों से घुटनों तक, और उनके स्पर्श में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे मुझे सिर्फ पकड़ नहीं रहे बल्कि मुझे पहचान रहे हो, जैसे वे जानते हो कि मैं कौन हूं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। डर अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और सिर्फ एक ही भावना बचती है, बच निकलो। मैंने पूरी ताकत जुटाई, अपने पैरों को झटका और एक जोरदार चीख के साथ खुद को उन हाथों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। कुछ हाथों की पकड़ ढीली पड़ी, कुछ और कस गए, लेकिन आखिरकार एक झटके में मैंने खुद को खींच लिया। जैसे ही मैं पीछे गिरा, मेरे पैर आजाद हो गए, लेकिन उस आजादी में भी राहत नहीं थी। वह सिर्फ भागने का मौका था। मैं बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा, बिना यह सोचे कि कहां जा रहा हूं, बस उस अंधेरे से दूर, उस जगह से दूर जहां हर चीज मुझे निगल लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, कुछ अजीब हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घंटियों की आवाज बंद, हाथों की सरसराहट बंद, और वो भारी दम घोंट देने वाला वातावरण भी जैसे एक झटके में गायब हो गया। उग गया। मेरी सांसें तेज थी, सीना उठ गिर रहा था
और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो मेरे शरीर से बाहर निकल आएगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मंदिर गायब था। वो जगह जहां कुछ सेकंड पहले मैं फंसा हुआ था, जहां जमीन फटी हुई थी, जहां सैकड़ों हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब नहीं था। उसके बजाय मैं फिर से उसी खुले मैदान में खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। सूखी जमीन, दूर तक फैले खेत और पहाड़ियों की हल्की परछाइयां, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। लेकिन ये वैसा सिर्फ ऊपर से था, क्योंकि भीतर कुछ बदल चुका था। पहली चीज जो मुझे अजीब लगी वो था आसमान। वो नीला नहीं था, वो लाल था, गहरा खून जैसा लाल, जैसे किसी ने पूरे आसमान को किसी जलती हुई परत से ढक दिया हो। उस लाल रंग में कोई जीवन नहीं था, कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक डरावनी स्थिरता थी, जैसे वो आसमान नहीं बल्कि कोई घाव हो जो कभी भरा ही नहीं। हवा में कुछ तैर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। वो राख थी, बारीक हल्की राख जो हर सांस के साथ मेरे अंदर जा रही थी। उसकी गंध में जली हुई चीजों की महक थी, लेकिन वो सिर्फ लकड़ी या घास की नहीं थी। उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था। उसमें एक दबा हुआ शोर था, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही हो, लेकिन इतनी धीमी कि शब्द समझ में ना आए। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जितना ध्यान देता वो शोर उतना ही तेज लगता, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर ही पैदा हो रहा हो। मेरे कदम अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ चुका हूं। एक ऐसी जगह जहां चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ और है। और तभी मैंने उसे देखा। दूर उस लाल आसमान के नीचे, राख से भरे उस मैदान के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसकी कद काठी, उसकी बनावट, वो चाल, मैं उसे पहचानता था। रोहित, मेरे होठों से बिना सोचे निकला। मेरी आवाज इस अजीब दुनिया में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दी, जैसे वो हर दिशा में गूंज गई हो। वो आकृति हिली नहीं, वो बस वही खड़ी रही, जैसे उसने मुझे सुना ही ना हो। मेरा दिल एक अजीब सी उम्मीद और डर के बीच फंस गया। अगर वो सच में रोहित है, तो वो यहां कैसे? और अगर नहीं है, तो फिर वो क्या है? मैंने थोड़ा और जोर से पुकारा, रोहित। इस बार मेरी आवाज में एक बेचैनी थी, एक विनती थी। अब वो आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। उसने बहुत धीमी गति से अपना सिर घुमाया, फिर पूरा शरीर, और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरा दिल जैसे रुक गया। वो रोहित था और नहीं भी था। उसका चेहरा, वो चेहरा जो मैं बचपन से जानता था, जिसके साथ मैंने अनगिनत पल बिताए थे, वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें वे नहीं थी। उनकी जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, इतने गहरे कि उनमें देखते ही ऐसा लगता था जैसे वे मुझे अंदर खींच लेंगे। उन गड्ढों में कोई चमक नहीं थी, कोई जीवन नहीं, बस एक अंतहीन खालीपन था। उसके मुंह के किनारों से खून बह रहा था, गाढ़ा काला सा खून, जो उसकी ठुड्डी से होते हुए जमीन पर टपक रहा था। लेकिन जमीन उस खून को सोख नहीं रही थी, वो वही जमा हो रहा था, जैसे इस दुनिया में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट टूट कर आ रही थी। रोहित, मैंने फिर से कहा, लेकिन इस बार मेरी आवाज में यकीन नहीं था, सिर्फ डर था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, या यूं कहूं कि उसके खाली गड्ढे मेरी दिशा में टिके रहे, और फिर उसके होंठ हिले। तू देर से आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो,
या बहुत अंदर से। ये रोहित की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसकी नहीं थी। उस एक वाक्य में शिकायत भी थी, आरोप भी, और एक अजीब सी खुशी भी। इंतजार कर रहा था। मेरे पैरों ने अपने आप पीछे हटना शुरू कर दिया। मैं समझ चुका था कि जो मेरे सामने है वो मेरा भाई नहीं है। वो उसका रूप है, उसका चेहरा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और है। तू अब यहां से नहीं जा सकता, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, थोड़ी और गहरी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, वही मुस्कान जो मैंने उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर देखी थी। और फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी उसके साथ हिल रही हो। उसके पीछे की हवा गाढ़ी होती जा रही थी, जैसे वो अपने साथ कुछ खींच रहा हो, कुछ अदृश्य लेकिन बहुत भारी। मैं पीछे हटता गया, लेकिन मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। इस जगह में दूरी का कोई मतलब नहीं था। यहां जो तुम्हें पकड़ना चाहता है वो तुम्हें ढूंढ ही लेता है। और तभी अचानक मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाग। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन इस बार वो अलग दिख रहा था। उसकी आंखों का सफेदपन अब और गहरा हो चुका था, और उसके चेहरे पर जो डर था वो अब छिपा हुआ नहीं था। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था, और उसकी आवाज में एक हड़बड़ी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये असली नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा, जैसे वो मेरे दिमाग में घुसकर मेरी सोच बदल देना चाहता हो। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। मेरे पैरों ने अब मेरा साथ देना शुरू कर दिया था, जैसे वे भी समझ गए हो कि अगर अब नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। मैं बिना पीछे देखे दौड़ रहा था, उस लाल आसमान के नीचे, उस राख से भरी जमीन पर, जहां हर कदम के साथ राख उड़ती थी और मेरे पीछे एक धुन सी बनाती जा रही थी। लेकिन मैं अकेला नहीं दौड़ रहा था। पीछे से आवाजें आने लगी, पहले एक, फिर दो, फिर कई, और फिर सैकड़ों। हंसी की आवाजें। वो साधारण हंसी नहीं थी, वो अलग अलग आवाजों का एक अजीब सा मिश्रण था। कुछ भारी, कुछ पतली, कुछ बच्चों जैसी, कुछ बूढ़ों जैसी, लेकिन सब में एक चीज समान थी, एक पागलपन, एक क्रूर खुशी, जैसे वे सब मेरे डर का आनंद ले रही हो। वो हंसी मेरे पीछे से आ रही थी, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो चारों तरफ से आ रही हो, मेरे बाएं, मेरे दाएं, मेरे ऊपर, और यहां तक कि मेरे भीतर से भी। मैं दौड़ता रहा, लेकिन हर कदम के साथ वो हंसी मेरे और करीब आती गई, जैसे पूरी घाटी मेरा पीछा कर रही हो। मैं दौड़ रहा था, या शायद भाग नहीं रहा था, बल्कि किसी अदृश्य ताकत से धकेला जा रहा था। मेरे पैरों में अब दर्द की कोई सीमा नहीं बची थी। सांसें जैसे टूट टूट कर आ रही थी, और हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं बस अगले ही पल गिर जाऊंगा। पीछे से आती हंसी अब भी मेरा पीछा कर रही थी। वो हंसी जो अब अलग अलग आवाजों का झुंड नहीं लग रही थी, बल्कि एक ही विशाल जीवित आवाज बन चुकी थी, जो मेरे डर से पोषित हो रही थी। जमीन पर उड़ती राख अब मेरे चारों तरफ धुंध की तरह फैल चुकी थी, और उस लाल आसमान के नीचे मुझे दिशा का कोई एहसास नहीं रह गया था। मैं बस भाग रहा था, बिना जाने की कहा, बिना सोचे कि क्यों, क्योंकि रुकना अब एक विकल्प नहीं था। और तभी अचानक मेरा पैर किसी उभरी हुई जड़ से टकराया। सब कुछ एक झटके में बदल गया। मैं हवा में उछला और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उस गिरने में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें जैसे सब कुछ खत्म हो जाने का एहसास था। मेरा सिर जमीन से टकराया और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ काला हो गया। हंसी की आवाजें एकदम से दूर चली गई, जैसे किसी ने उनका स्विच ऑफ कर दिया हो। मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया, और मैं वहीं पड़ा रहा, आधा होश में,
आधा बेहोशी में, जैसे दो दुनियाओं के बीच अटका हुआ। और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो मैंने देखी वो आसमान था। वो लाल नहीं था, वो नीला था। साधारण, शांत, परिचित नीला आसमान जिसमें हल्के हल्के बादल तैर रहे थे। समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। क्या वह सब, वह मंदिर, वह बूढ़ा आदमी, वह अंधेरा, वे हाथ, वह नकली रोहित, क्या वह सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन मेरा शरीर वो इस बात से सहमत नहीं था। हर मांसपेशी दर्द कर रही थी। मेरे कपड़े धूल और राख से सने हुए थे और मेरे गले में अब भी वही सूखापन था जैसे मैंने घंटों तक चीखा हो। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखा। मैं गांव के पास था। वही खेत, वही पेड़, वही पगडंडी जो सीधे हमारे घर की तरफ जाती थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा था, सामान्य, शांत, परिचित। लेकिन इस सामान्य में अब मुझे एक अजीब सी असहजता महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन भीतर कुछ बदल चुका हो। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, दूर कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं। लेकिन इन सब के बीच मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और किसी तरह खड़ा हुआ। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था, मैं घर जा रहा था। हर कदम भारी था, जैसे मैं सिर्फ अपने शरीर का वजन नहीं बल्कि उस पूरी घटना का बोझ भी उठाकर चल रहा हो। रास्ते में मिलने वाले लोग मुझे देख रहे थे। कुछ ने आवाज दी, कुछ ने पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं, लेकिन उनकी आवाजें जैसे मुझ तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं रही थी। मैं बस सिर हिलाता रहा, बिना रोके, बिना जवाब दिए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। और आखिरकार मैं घर पहुंच गया। जैसे ही मैं आंगन में कदम रखा, दादी की नजर मुझ पर पड़ी। वो पहले कुछ सेकंड के लिए मुझे देखती रह गई, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैं सच में उनके सामने खड़ा हूं। फिर अचानक वो तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उनका वो स्पर्श, वो गर्माहट, उस पूरे डर के बाद जैसे पहली बार मुझे कुछ वास्तविक महसूस हुआ। कहाँ था तू? उनकी आवाज कांप रही थी और उसमें घबराहट साफ झलक रही थी। सुबह से तुझे ढूंढ रहे हैं, रोहित भी तेरे साथ गया था ना? उनका ये सवाल सुनते ही मेरे भीतर कुछ फिर से टूट गया। मैंने उन्हें धीरे धीरे अलग किया और अंदर बैठ गया। मेरी सांसें अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे सब बताना होगा। मैंने शुरू से लेकर अंत तक हर चीज उन्हें बता दी। कैसे हम खेतों की तरफ गए, कैसे रोहित अचानक गायब हो गया, कैसे मैं रास्ता भटक गया, कैसे मुझे वो मंदिर मिला, वो बूढ़ा आदमी, दीवारों पर बनी आकृतियां, वो आवाज, और फिर वो अंधेरा, वे हाथ और वो नकली रोहित। जैसे जैसे मैं बोलता गया, दादी का चेहरा सफेद पड़ता गया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो मुझे बीच में रोक नहीं रही थी, जैसे वो सब कुछ सुनना चाहती थी, या शायद उन्हें पहले से कुछ अंदाजा था। शाम तक घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो घर सुबह तक शांत और सामान्य था, अब वहां एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। मामा, चाचा और गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। सब लोग मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे मेरे शब्द हवा में तैर रहे हों और हर कोई उनसे बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली बदलाव तब आया जब रात को दादाजी आए। दादाजी हमेशा शांत रहते थे। गांव में उनकी बात को कोई हल्के में नहीं लेता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताई थी और उनके चेहरे की हर झुर्री जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा थी।
जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो बीच में नहीं बोले, बस चुपचाप सुनते रहे। आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई, जैसे वो हर शब्द को परख रहे हो। जब मैं चुप हुआ तो कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तू अंधेरी घाटी में चला गया था। उनकी आवाज में कोई सवाल नहीं था, वो एक सच्चाई थी जिसे वो पहले से जानते थे। मेरे गले में फिर से वही सूखापन लौट आया। वह जगह, मैंने धीरे से कहा। वह क्या है? दादाजी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी ऐसे विषय को छूने जा रहे हो जिसे वो सालों से टालते आए हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। वहां जो भी जाता है, उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, वो कुछ ना कुछ छोड़कर आता है। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। मेरे भीतर एक डर धीरे धीरे आकार ले रहा था, एक ऐसा डर जिसका नाम मैं अभी तक नहीं जानता था, लेकिन जिसे मैं महसूस कर सकता था। दादाजी कुछ पल तक मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और एक ऐसा सच जिसे वो छिपा नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा, तेरा भाई अभी तक नहीं मिला है। समय बीत गया, या यूं कहूं कि समय बीतता हुआ दिखता रहा, लेकिन मेरे लिए वो वहीं कहीं अटक गया था। उस दोपहर में, उस मंदिर में, उस अंधेरी दरार के किनारे, जहां से सैकड़ों हाथ मेरी तरफ बढ़े थे। गांव वालों ने रोहित को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले ही दिन से लोग टोलियां बनाकर निकल पड़े थे। खेतों में, जंगल के किनारों पर, पहाड़ियों के रास्तों पर, यहां तक कि उस दिशा में भी जहां अंधेरी घाटी थी, लेकिन वहां तक कोई पूरी तरह नहीं गया। जैसे एक अदृश्य रेखा थी जिसे पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग बस दूर खड़े होकर आवाज लगाते, नाम पुकारते और फिर धीरे धीरे वापस लौट आते। हर दिन के साथ उम्मीद थोड़ी और कम होती गई और डर थोड़ा और बढ़ता गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा, कहीं दूर चला गया होगा, लेकिन उनकी आवाजों में भी यकीन नहीं था, क्योंकि इस गांव में हर कोई जानता था कि जब कोई वहां जाता है तो उसका खो जाना एक संभावना नहीं, बल्कि एक नतीजा होता है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। घर के आंगन में अब वो शोर नहीं था जो पहले हुआ करता था। दादी की आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते गए और उनकी आवाज में वो मिठास अब कम हो गई थी। दादाजी पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। कभी कभी मैं उन्हें रात को बाहर बैठा देखता, अंधेरे की तरफ देखते हुए, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो या किसी चीज से माफी मांग रहे हो। मेरे अंदर भी एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। मैं पहले जैसा नहीं रहा था। ना हंसी वैसी रही, ना बातें, और सबसे ज्यादा ना ही नींद वैसी रही, क्योंकि हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वो घाटी फिर से मेरे सामने आ जाती। शुरुआत में ये सिर्फ सपने थे, टूटे फूटे, बिखरे हुए, जैसे दिमाग खुद समझ नहीं पा रहा हो कि उसने क्या देखा है। कभी मैं उस मंदिर के बाहर खड़ा होता, कभी अंदर, कभी वो बूढ़ा आदमी मुझे देख रहा होता, और कभी वो दीवारें जिन पर बनी आकृतियां धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही होती। लेकिन धीरे धीरे ये सपने नहीं रहे, ये कुछ और बन गया, कुछ ज्यादा वास्तविक, ज्यादा करीब। कभी कभी मैं आधी रात को अचानक जाग जाता और मुझे लगता कि मैं अभी भी उसी जगह हूं। कमरे की दीवारें कुछ पल के लिए मुझे मंदिर की दीवारें लगती और छत से गिरती परछाइयां मुझे उन हाथों की याद दिलाती जो अंधेरे से बाहर आ रहे थे। और फिर कुछ महीनों बाद मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। मैं जाग रहा था, ये कोई सपना नहीं था। कमरे में पूरी खामोशी थी, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, और तभी बहुत धीमी, बहुत हल्की एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची। टन टन टन, घंटियों की आवाज।
मेरी सांस वहीं अटक गई। वो वही आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उस मंदिर में सुनी थी। न उसमें कोई लय थी, न कोई ताल, बस एक बेतरतीब गूंज जो धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर भरती जा रही थी। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, सामान्य, शांत। लेकिन वो आवाज, वो अब भी थी। और फिर उसके बाद वो आया, वो साहट, इतनी धीमी कि अगर मैं ध्यान न देता तो शायद उसे सुन ही नहीं पाता। भैया, मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। भैया, मुझे लेने आओ। इस बार वो आवाज साफ थी और उसमें कोई शक नहीं था। वो रोहित की आवाज थी, या कम से कम वैसी ही थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज उसी के नीचे दब जाएगी। लेकिन वो आवाज, वो रुकी नहीं। वो धीरे धीरे और करीब आती गई, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो, मैं यहां हूं भैया। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। मैं जानता था ये वो नहीं है। मैंने खुद से बार बार कहा, ये रोहित नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसका रूप लेकर मुझे बुला रहा है, मुझे वापस खींच रहा है। उस घाटी में, उस अंधेरे में, जहां से मैं किसी तरह बाहर आया था। लेकिन दिल, वो दिमाग की बात मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि दिल के लिए वो अब भी रोहित था, वही छोटा भाई जो मेरे पीछे पीछे घूमता था, जो हर वक्त हंसता था, जो हर चीज को खेल समझता था। और यही सबसे बड़ा जाल था। दिन में मैं खुद को समझा लेता था, शहर की भीड़ में, आवाजों के शोर में वो फुसफुसाहट थोड़ी दूर लगती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, जैसे ही खामोशी लौटती, वो भी लौट आती। कभी घंटियों के साथ, कभी बिना, लेकिन हर बार उसी एक आवाज के साथ, भैया, मुझे लेने आओ। मैंने कई बार सोचा कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, कि जो मैंने देखा, जो मैंने झेला, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, और अब मेरा दिमाग ही मुझे ये सब दिखा रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसे पल भी आए जब ये बात खुद ही झूठ लगने लगी। जैसे एक रात जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था और सुबह उठकर देखा तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था। या जब मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा, एक धुंधली आकृति जो जैसे ही मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, गायब हो गई। समय के साथ एक चीज साफ होती गई, ये खत्म नहीं हुआ है। वो घाटी, वो जगह, उसने मुझे जाने दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ न कुछ अब भी मेरे साथ है, और शायद वो सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, अगर मैं उस दिन रोहित के पीछे न जाता, अगर मैं उस आवाज को अनसुना कर देता, तो क्या वो आज जिंदा होता, या क्या वो पहले ही खो चुका था और मैं बस उस कहानी का एक हिस्सा बन गया जो हमेशा से लिखी जा रही थी। इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और शायद अभी होगा भी नहीं। लेकिन एक चीज है जो हर दिन, हर रात, हर पल मेरे अंदर और गहरी होती जा रही है, वो खिंचाव। वही खिंचाव जो मुझे उस मंदिर तक ले गया था, वही खिंचाव जो मुझे उस आवाज की तरफ खींचता है। मैंने बहुत कोशिश की है इसे नजरअंदाज करने की, इसे दबाने की, लेकिन ये खत्म नहीं होता। ये बस थोड़ा शांत हो जाता है और फिर किसी रात, किसी खामोशी में फिर से जाग जाता है। और अब मैं एक फैसले के सामने खड़ा हूं। मैं फिर से उस गांव जाने की सोच रहा हूं। हाँ, वही गांव, वही रास्ते, वही अंधेरी घाटी। क्योंकि चाहे ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी जानता हूं कि ये एक जाल है,
फिर भी एक हिस्सा मेरे अंदर अब भी मानता है कि शायद, बस शायद, मैं उसे वापस ला सकता हूं, या कम से कम ये जान सकता हूं कि वो सच में खो गया है या अब भी कहीं मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती है तुम्हारे लौटने का।